हेलो फ्रेंड्स, गर्ग IAS PSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संघ लोक सेवा आयोग के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इससे पहले दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो कलेक्टर का पद है IAS का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, इन पदों के लिए जो हमारे देश में केंद्र सरकार एग्ज़ाम लेती है, उसके लिए एक आयोग है जिसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों UPSC। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है, ये हमारा दोस्तों एग्ज़ाम साल में एक बार जून के महीने में होता है। इसके सिलेबस को हम देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्री का सिलेबस है दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। दोस्तों, हम उसी का यहाँ पर डिटेल देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अशोक चक्र है हमारा संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन हमारा पहला पेपर होता है, और दूसरा जो हमारा तो होता है CSET। ठीक है दोस्तों, भाग का प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम, इसमें दोस्तों मार्क्स रहते हैं 200। ठीक है, लिखा भी हमारा 200 अंक। अवधि कितनी होती है? 2 घंटे। सबसे फर्स्ट में हमारा दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दोस्तों, यह हमारा जाएगा हमारा करेंट अफेयर। ठीक है, यानी कि हमारा नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर इसके अंतर्गत आएगा। ठीक फ्रेंड्स, सेकेंड दोस्तों हम देखते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, एक ही लाइन लिखी है हमारी, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन दोस्तों इस लाइन में हमारा पूरा इतिहास कवर होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आज़ादी के बाद का भारत। और दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता मिली है, उसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, उनको हमको यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करना होता है। सेकंड हम आते हैं दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल। इसमें दोस्तों हमारी इंडियन और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी हमारी यहाँ पे कवर होती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो हमको इसमें इम्पोर्टेंट क्या देनी, प्राकृतिक यानी फिजिकल, सामाजिक सोशलिस्ट और आर्थिक यानी कि इकोनॉमी जियोग्राफी। यहाँ पर हम इसके बारे में प्राकृतिक में दोस्तों हमारा सब क्या जाता है, हमारे यहाँ भारत में और विश्व में पर्वत, पठार, नदियाँ, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाता है। सामाजिक में दोस्तों समाज से संबंधित कि कौन से व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ का रहन सहन। और आर्थिक दोस्तों, आर्थिक में इकोनॉमी, कहाँ इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, डेवलप है, डेवलप नहीं है। इसी आधार पर हम डिवाइड भी करते हैं, जैसे हम कौन सी डेवलप्ड कंट्री, डेवलप कंट्री, ऐसे विकास, विकसित और विकासशील हम डिफाइन करते हैं ना, तो ऐसा।
फिर दोस्तों हम नीचे आते हैं दोस्तों, भारतीय प्रजातंत्र और शासन। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं भारतीय प्रजातंत्र और शासन। इसमें दोस्तों राज्य तंत्र और शासन। तो दोस्तों जो स्टेट में गवर्नेंस होती है, सरकारें जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों हमको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। देखो तो इसमें अपन को लिखा संविधान, एक लाइन लिखिए दोस्तों संविधान, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा पूरी पॉलिटी। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 395, 395 अनुच्छेद अपन को यहाँ पे पढ़ना। राजनैतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली में क्या व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं हमारे यहाँ, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती हैं, इसका अध्ययन हमको पढ़ना। फिर आता है हमारा दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज में दोस्तों हमको क्या यहाँ पे पढ़ना है, इसमें हमको देखना है दोस्तों कि पंचायती राज के बारे में क्या है, यहाँ पे अध्ययन करना है अपन को। ठीक है, फिर दोस्तों हम नीचे आते हैं यहाँ पे लोक नीति। लोक नीति यानी कि लोक नीति अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, यानी कि हमारी जो नीति मीन्स दोस्तों जो हमारे नियम बनते हैं। कैसे नियम बनते हैं? जैसे कि सपोज SC/ST हमारा एक्ट हो गया, ठीक है, दहेज प्रथा अधिनियम बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे जो नियम होते हैं वो हमारे लोक नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो देखो इसमें हमारे दोस्तों क्या हो गया, फर्स्ट में हमने यहाँ पे हमारा करंट अफेयर है, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री है, यहाँ पे हमारा जियोग्राफी है, यहाँ पे हमारा पॉलिटी है, और ये अब थर्ड में आते हैं यहाँ पे हमारा इकोनॉमी आएगा। इसमें क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, इसमें सतत विकास ये क्या होता है दोस्तों, सतत विकास दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम अपने संसाधनों को मतलब ऐसा उपभोग करें कि जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम मतलब इस प्रकार करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। एग्जाम्पल, डीजल पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि हम तो अपने पैसे से खरीद रहे हैं और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा यूज़ करिए जो आने वाली पीढ़ी भी ऐसा यूज इसको कर सके। यह नहीं हो कि आगे हम फिर अपने बच्चों के लिए क्या रख लें, शीशी में रख के पैक करके रख लेंगे। देखो दोस्तों ये देखो बच्चों, ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल होता था उस ज़माने में चलता था। तो अपन को इसमें सावधानी बरतनी। तो सतत विकास, गरीबी, समावेशन और जनसांख्यिकी सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। देखो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे सतत विकास, ठीक है, फिर गरीबी पॉवर्टी, गरीबी में दोस्तों गरीबी में इसको अपन को गरीबी के मानक पढ़ने पड़ेंगे। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी, ठीक, वो सारा डिटेल देखना पड़ेगा। समावेशन यानी कि दोनों को मिलाना, समावेशन और जनसांख्यिकी यानी कि यहाँ पे अपन को सेंसस पढ़ना पड़ेगा, जनगणना। ठीक है, अभी तक तो कितनी 2011 की जनगणना हो चुकी है, तो अपन को वो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी कि सामाजिक सोशलिस्ट रिफॉर्म जो भी हमारे इतने हुए हैं अभी, सामाजिक सुधार। आगे देखते हैं दोस्तों पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता। इसमें पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और मौसम यानी वेदर चेंजेस संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं। मतलब हमारे जो इसमें जो ये हमारे जो लाइन दी है ना, ये विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं, यानी कि हमको जनरल हमको एनवायरनमेंट पढ़नी है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो हमको फोकस किस में करना है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। कितना सीधे से लिखा है इसमें हमको क्या क्या पढ़ने पड़ेगी, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों पार्ट हमको कवर करने पड़ेंगे इसमें जनरल साइंस में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो होगा हमारा दोस्तों प्रश्न पत्र द्वितीय जिसको हम बोलेंगे। तो दोस्तों
इसमें जो हमारा होगा सबसे पहले दोस्तों बोधगम्यता। बोधगम्यता में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिससे मतलब है हमारी आंतरिक क्षमता का इसमें विकास करवाया जाए कि आप आंतरिक सक्षम कितने। तो ये हमारा बोधगम्यता। सेकंड आता है दोस्तों संचार कौशल। संचार और व्यक्तिक कौशल। संचार मतलब दूसरे व्यक्ति से बात करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करना कि सामने वाले व्यक्ति हमारी बातों को समझ सके या फिर हम सामने वाले की बातों को समझ सकें। देखो जब आप IAS बन जाओगे तो कोई व्यक्ति आपके पास यदि कोई अपनी समस्या लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, तो उसको आप समझ तो सको, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। सॉरी दोस्तों, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक यानी कि रीजनिंग। इसमें दोस्तों हमारे हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कि हमारी रीजनिंग्स जो आती है ना, इसमें डायग्राम्स कुछ दे देंगे और उसको मैच करने के लिए बोलेंगे। और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उससे जैसे कि मान लो कुछ बेमेल आकृति दे देते हैं कि इसमें जैसे 4 कोई ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अपन को डिफरेंट को अलग करना है। इस प्रकार के मतलब रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन आएंगे। फिर है दोस्तों विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें मैथमेटिक्स हमारी थोड़ा सा आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मिश्रण है विश्लेषण करना। नेक्स्ट दोस्तों निर्णय लेना और समस्या समाधान। दोस्तों ये जो हमारा सेकंड पेपर है ना, सेम MPPSC के जैसे। इसमें दोस्तों जैसे आपको दे देगा कि आप एक IAS अधिकारी हैं, आप अपने जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर अचानक से यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो वह निर्णय लेने से संबंधित कि आप वहाँ पर एक अधिकारी के रूप में कैसे निर्णय लेंगे अपने, उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी आएगी। ठीक है, फिर समस्या समाधान यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना उनको सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि इसमें आपके माइंड में आपके माइंड के हिसाब से आप कितनी सोचने की योग्यता है, सोचने की शक्ति कितनी है, उससे संबंधित यहाँ पर बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आधारभूत संख्यानन। इसमें दोस्तों नंबर उनके बीच रिलेशंस, उनकी डिटेलिंग। ठीक, इसमें जो मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर आएगी। इसमें जो बेस रहेगा क्या, 10वीं कक्षा का स्तर। इसमें आंकड़ों निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, इसमें 10वीं तक का स्तर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी गई दोस्तों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम पेपर जो सेकंड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वह अर्हक पेपर होगा जिसमें न्यूनतम अर्हक अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। इसका अर्थ है दोस्तों इस जो हमारा जो परीक्षा का जो सेकंड पेपर जो हमारा हो दोस्तों, उसमें हमको क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है, यानी कि हम उसको 100 जो हमारे 200 मार्क्स जो हमारे रहेंगे तो उसमें हमारे 33% यानी 66 मार्क्स आना चाहिए, यानी कि 100 क्वेश्चन में हमारे 33 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। सेकंड दोस्तों प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी और क्या होंगे, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प मतलब कि एक हमारा क्वेश्चन जैसे हमारा क्वेश्चन एक है, इसके 4 ऑप्शन होंगे A, B, C, D, इनमें से अपन छांटना रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है कि यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे ये प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में उसको शामिल होना पड़ेगा। यदि मान लो वो चाहे कि एक पेपर दे दे, दूसरा पेपर नहीं दे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता तो उसे अयोग्य। यदि एक पेपर दे दे, सोचा कि दूसरे तो क्वालिफाइंग है उसको मैं नहीं दे रहा, तो नहीं, दोनों पेपर में आपको पास होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया कि हमारा जो IAS का जो पेपर होता है कैसे होता है, कहाँ से इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, सारी डिटेल मैंने आप इसको दे दी। दोस्तों इस सिलेबस को मैं अपने घर गए IAS PSC क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने को इसका प्रिंट निकालें और जिन बच्चों को IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, तो इसका प्रिंट निकाल के अपने रूम में, स्टडी रूम में इसको बढ़िया पेस्ट कर लीजिए। अब तो इसी के अनुसार आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये आप
ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।